जो बच्चे बाद में ज्वाइन। अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। वो ये है कि हमने कहा कि हमारे पास सेल्स दो तरह की होती हैं। ये हमारी मजबूरी होती है। हम तो चाहेंगे तो हमारी सारी जो सेल्स है वो कैश पे हो, ताकि हमारे पास रिस्क ही ना रहे। लेकिन मार्केट में compete करने के लिए, जैसे मार्केट में बाकी लोग कर रहे होते हैं, हमने भी अपना बिजनेस करना होता है, तो हमें क्रेडिट सेल्स करनी पड़ती है। वरना मैं क्रेडिट पे सेल करूँ भाई? मुझे क्रेडिट जब भी हम सेल करेंगे, वेदर वो पाकिस्तान है, वेदर अमेरिका है, यूके है, जो भी कंट्री है, वहां पर एक रिस्क होता है कि सर्टन अमाउंट जो है आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आपके पास ये रिस्क है कि आप ये अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपने एक सर्टन जो है वो अमाउंट जो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, उसका नाम हमने रख दिया है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। या जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो है कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमारे पास जो है ब्रिटिश बुक्स हैं, जिन बच्चों ने ए लेवल किया है, बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, उसमें जो वर्ड हम यूज करते हैं वो बैड डेट्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी सर्टेन अमाउंट दैट विल बी मेड अनकलेक्टेड। इसे जितना मर्जी हम कर लें, कि जिस मर्जी सोसाइटी में चले जाएं, जिस मर्जी इन्वायरमेंट में चले जाएं, हमारे पास जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो अनकलेक्टेबल की आती है, बैड डेट्स की आती है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके जो हैं वो ऑप्ट करने हैं। दोनों तरीके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो तरीका है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा तरीका, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। क्या कहते हैं इसको? ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम ये कहते हैं कि जनाब जितनी हमने क्रेडिट सेल्स की है, देखिए कैश सेल्स पे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स तो नहीं होंगे, जितने भी अनकलेक्टेबल अकाउंट्स होंगे वो होंगे क्रेडिट सेल्स पे होंगे। जब हमने सेल्स की पूरे महीने की फर्स्ट में रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड कर दिया जनाब 31 जनवरी को कैश 250 डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 870 डेबिट हो गया, और सेल जो है वो हमने 1120 से कर 1.2 मिलियन कर दिया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो है, अब जब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में पास क्या होता है? सेल्स होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे होता है। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है? सेल्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमने कहा जनाब हमारे पास जब भी हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की, तो हमारे पास जो है सेल्स आएगा या रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू में सेल्स आएगी। तो हम ये कहते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं, और ये डिपेंड करता होता है टाइप ऑफ कंपनी पे, कि कंपनी की टाइप कैसी है, इंडस्ट्री कौन सी है। हर इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर इंडस्ट्री की अपनी कंडीशन होती है। हम ये कहते हैं कि फर्ज करें किसी में जो 1.5% होगा, किसी में 1% होगा। हम ये कहते हैं कि ना ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें 1% जो होगी, दैट विल बी अनकलेक्टेबल, दैट विल बी अनकलेक्टेबल, दैट विल बैड डेट्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1%, तो मैंने यहाँ 1% लिखा, और मैंने जब कैलकुलेट किया, मैंने कहा ना हमारे किस सेल्स पे निकालेंगे, याद रखना है हमेशा आपने, हमने हमेशा इसको निकालना है क्रेडिट सेल्स पे, क्योंकि बैड डेट्स जो है किस पे होंगे? वो क्रेडिट सेल्स पे हो सकते हैं, जो नॉर्मल सेल पे हमारे बैड डेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आ गया 8700। ठीक है, 8700। तो हमने पहले एंट्री रिकॉर्ड की थी कि कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। फिर यहाँ पर लिख देंगे ये जो है बैड डेट एक्सपेंस कर लें या अनकलेक्टेबल एक्सपेंस कर लें, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। डेबिट हम कर देंगे 8700। और यहाँ पर हमें एक और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल को जो है उसकी वैल्यू को वो क्या कर रहा होगा? वो कम कर रहा होगा। 8700 जो है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये जो एंट्री बन जाएगी, ये बनेगी जनाब कि बैडर्स या अनकलेक्टेबल एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट डेबिट। या कभी कभी यहाँ पर मुझे ना आपको लिखा है कहीं पर प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स, कहीं पे आपको नजर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों का मतलब सेम है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अप्रोच है, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। तो जैसे हमारे पास हमने ये इसको कैलकुलेट किया, हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी 8700 डेबिट और 8700 क्रेडिट, 1% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। ठीक है। और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी सेल्स को हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है थोड़ा सा और सूरत बेहतर हो जाए। मैं इसको कहते हैं ना, हमारी फर्ज करें जो है क्रेडिट पे हमारी जो सेल्स हुई है वो हुई है जनाब 2 बिलियन। ठीक है जी। हमारे पास जो है हमने निकाल लिया तो 25,000 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 25,000 और 25 मैं इसलिए किया ताकि थोड़ा सा ना मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। 25,000। ठीक है। अब हमने कहा कि हमारी सेल जो है वो टोटल सेल्स जो है हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ भी हम कर देंगे। तो 2.75 बिलियन की हमारी सेल हो गई है। और ये हमारे पास जो है इतने हमारे पास अनकलेक्टेबल अकाउंट्स है। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि आप, ये हमारे पास अप्रोच है, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अच्छा, यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। और जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो ये अकाउंट रिसीवेबल हमारे जितने भी होंगे वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें जो है क्योंकि ये बार बार अकाउंट से आ रहे होंगे जा रहे होंगे। ये जो है हमारे पास अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है इसकी हम एंट्री करते हैं। ये हम कब रिकॉर्ड करेंगे, 31 जनवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और हमारे पास जो है बैड एक्सपेंस जो है हमारे पास डेबिट हुआ होगा 25,000 से। और बैलेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी एक हेडिंग बना दूँ ताकि इसको मैं कहता हूँ इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। ठीक है जी, जो हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ एंटर कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। और इसको प्रोविजन फॉर हमारे पास देखिए अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब में रिकॉर्ड करनी है, ये हमने रिकॉर्ड की है अगेन 31 जनवरी को। तो पहले इसका बैलेंस कितना था हमारे पास, ये था। और जब हमने 25,000 इसमें और ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस प्लस 27,000। ये हमने ये अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स या प्रोविजन फॉर जो है बैडर्स हमने क्यों यूज किया, कि इसलिए कि हमें ये पता नहीं है कि इसमें से कौन सा बंदा जो है वो हमारे पास जो है वो पैसे पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अब अगर बाद में हमें पता चलता है, मसलन हमें जो है वो अगले साल या हम कहते हैं जनाब जो मे बी जो है ये 1 मई को हमने देखा कि जो हमारे पास जो है क्या नाम है बनीन है, उसने पेमेंट नहीं की है। वो बैड डेट्स हो गई, उसने कहा जनाब मैं तो बैंक हो गई हूँ, मैंने तो पेमेंट करनी नहीं है। तो इन दैट केस हमें फिर क्या करना पड़ेगा,
हमें यहाँ पर एक एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें वो जो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है, मैं पहले एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको मैं। अब क्योंकि हम एक दफा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब एक्चुअली जब बनीन ने कह दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकती, मेरे पास जो जाहिर है मेरा तो बिजनेस दिवालिया हो गया, तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने जो है इसको, सॉरी, ये जो है, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्ज करें उसने हमें कितने पैसे पे करने थे, उसने हमें 4000 पे करना था, तो हमने कहा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट्स 4000, और यहाँ पर उसको जो है अकाउंट्स रिसीवेबल कर देंगे क्रेडिट, इसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ। अब हमें बनीन ने पैसे तो पे नहीं किए, लेकिन क्यों पता चल गया कि वो पैसे पे कर ही नहीं सकती हो, उसका तो बिजनेस जो है जो है दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो शी इज नॉट एबल टू पे दी अमाउंट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पास से जो है इसको जो है अकाउंट रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, इतना हमारा अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर तक किसी को प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं? तो जाग रहे हैं सारे, सो गए हैं भाई? जी सर। यहाँ यस सर। यहाँ समझ आई या नहीं आई? आगे। मैं आपको रिपीट करता हूँ क्विकली। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैंने अभी ज्वाइन किया सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। तो वो ये है कि हमने ये कहा कि बिजनेस जो भी होते हैं उनकी एक मजबूरी होती है कि वो क्रेडिट सेल्स करते हैं, वरना कोई भी क्रेडिट सेल ना करे, बिकॉज जब भी हम क्रेडिट सेल करेंगे तो यहाँ पर आगे सर। हमारे पास एक रिस्क होता है कि हमें पैसे इतने कलेक्ट कर पाए या ना पाए। तो हमें जो है जब हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो हमें रिकॉर्ड कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फिर हमारे पास देखा कि हमने हमने देखा कि कुछ ना कुछ अमाउंट, व्हाटसोएवर इज द कंट्री, व्हाटसोएवर इज द एनवायरनमेंट, जो भी है वहां पर परसेंटेज तो कम ज्यादा हो सकती है। वैसे हो सकता है कि एक तरह का बिजनेस जो अमेरिका में करे, वहां पर जो है इसकी मे बी जो है वो 0.5% जो है अमाउंट हमारे पास आ रही है, और हो सकता है कि हम जो है अगर पाकिस्तान में करें तो 1.5% आ रही है। तो हमने इसको 1% ले लिया, अभी चलो 1% ले लेते हैं। हमने कहा ना जब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे, उसमें हमने कहा ना 1% हमारे ऐसे सेल होगी जो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें वो इंडिविजुअल का नहीं पता है कि कौन कौन पे नहीं करेगा, लेकिन हमें पता ये है कि इसमें से 1% हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमारी हिस्ट्री है, ये बिजनेस की हिस्ट्री है, ये लोगों को पता है कि इतने लोग जो है वो पे नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसको जो है 1% जो है रख लिया। तो जब 25 हमने 1% निकाला 2.5 मिलियन का, तो 25,000 आ गया। हमने लिखा बैड डेट एक्सपेंस 25,000 डेबिट, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स 25,000 क्रेडिट। ये अलाउंस फॉर क्या है, ये अगेन मैंने कहा था ये हमारे पास जो है ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये क्या है हमारे पास, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, जो हम रिसीवेबल शो करेंगे ना बैलेंस शीट में। तो अगर मैं जो है यहाँ पर या बनाऊँ थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं ये इंसर्ट कर दूँ एक दो लाइन्स, तो बैलेंस शीट अगर हमारे पास बने, पार्शियल बैलेंस शीट बने, जिस तरह से हम इक्विपमेंट से शो करते थे उसी तरह से हम यहाँ पे शो करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है जी। अब जितनी भी इनकी अमाउंट हो, मैं ऐसे अब मुझे अमाउंट याद नहीं है, तो चले मैं कहते हैं ना 1250 जो तीन कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, ठीक है जी। वो अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल हम कितना इसमें माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे जो कि हमारे पास हमारे लेजर में आ रहा होगा। अब देखिए हमारे लेजर में कितना आ रहा है, लेजर में कितना आ रहा है हमारे पास,
12,000 पहले का था, 25,000 ये हो गया, तो 37,000 आ रहा है। तो हम यहाँ से कितना माइनस कर देंगे, 37,000 हम माइनस कर देंगे, और वो अमाउंट जो हमारे पास जो है बैलेंस शीट में नेट अपेयर होगी, जिस तरह से हम पहले करते आए थे, जिस तरह से हम जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, इसी तरह से जब हमने इसमें से प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमारे पास जो है ये नेट रिसीवेबल आएंगे आपको। नेट अकाउंट रिसीवेबल, ये आपको मेरी बात समझ आई? ये भी हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, हमने इसलिए ओपन किया कि हमें अब पता नहीं है, वी डोंट नो कि कौन सा बंदा हमें पेमेंट नहीं करेगा। एंड में देखा कि ना बात यह है कि जो है ये बनीन ने हमें पेमेंट नहीं की, ठीक है ना, तो उसने कहा ना मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है कि मैंने तो बिजनेस बंद कर दिया है। अब हमने क्या किया कि एक्सपेंस तो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब हमने अपना अकाउंट रिसीवेबल कम करना है, पेमेंट उसको राइट ऑफ करना है, हमने उसको दोबारा रिमाइंडर नहीं देना है, तो हम तो क्या करेंगे, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स और अकाउंट रिसीवेबल करेक्ट। ये तो हमारे पास अप्रोच थी, जिसको हम कहते हैं हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अब कुछ लोग कहते हैं ना इनकम स्टेटमेंट अप्रोच ठीक है, लेकिन ये है कि हमें जो है ना बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। बैलेंस शीट अप्रोच भी हम देखते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच क्या है। अब बैलेंस शीट में सेल्स से मुतालिक हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, हमें ये देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में अगर हम सेल्स के हिसाब से देखें, तो सेल्स के हिसाब से बैलेंस शीट से क्या चीज़ रिलेट करती है, वो करती है अकाउंट रिसीवेबल। क्या रिलेट करती है हमारे पास, तो बच्चा बोलेगा। हेलो, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं बेटा, कोई बच्चे बोल दो। यस सर। जी अब्दुल्ला। अरीबा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से, इसको देखिएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि मैं इस सारे के सारे को, ये जो सारा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब हमने क्या करना है, इसको फॉलो करना है हमने बैलेंस शीट अप्रोच। और जब हम बात करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच की, बैलेंस शीट अप्रोच से हमारी मुराद क्या है कि हमने यहाँ पर जो है बैलेंस शीट को फॉलो करना है, और बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ज़ीरो हो जाए। इसका मैं ओपनिंग बैलेंस रहने देता हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और यहाँ भी जो है मैं इसको, ये ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 12 रहेगा। अगर हम यहाँ एंट्री करेंगे तो फिर देखेंगे। अब बैलेंस शीट अप्रोच में हमने ये देखना है, हमें ये पता है कि जितने भी हमारे पास रिसीवेबल पुराने होते जाएंगे, जितने रिसीवेबल हमारे पुराने हो गए, वो हमें उसके रिसीव होने के चांसेस कम है। मसलन अगर फर्ज करें हमें जो है वो इन्होंने कहा कि जनाब, अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको जनाब विजन 30 डेज पे कर दूंगा, अरीबा ने कहा, हमाद ने कहा, ठीक है ना, हमाद ने कहा जी मैं आपको 30 डेज में पे कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है पे कर देगा, लेकिन अगर 30 डेज गुजर गए और जो है हसन ने हमें पे नहीं किया, हानिया ने हमें पे नहीं किया, मौजम ने हमें पे नहीं किया, रेहान ने पे नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि अब इनसे पैसे लेने के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए, थोड़े से कम है। लेकिन अगर 2 महीने गुजर गए फिर भी साथ ने पे नहीं किया, 3 महीने गुजर गए फिर भी रेहान ने पे नहीं किया, ठीक है, फिर फिर काजी काजी उस्मान ने 4 महीने बाद पे नहीं किया। अब जितने जितना टाइम बढ़ता जाता है उतना उतना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है चांसेस ऑफ रिसीविंग वो कम होते जाते हैं। जितना कस्टमर टाइम पे पे करता है,
वो हमारे पास चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे जो है वो हमारे पास जो है रिसीवेबल्स हमारे पुराने होते हैं, जैसे जैसे रिसीवेबल हमारे ओल्ड होते हैं, वैसे वैसे चांसेस ऑफ रिसीवेबल जो है हमारे पास क्या होते हैं, वो कम होते जाते हैं। राइट, तो इसको हम कहते हैं एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं इसका? एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये मेरे पास जो है टोटल है, ये टोटल 870 हमारे पास रिसीवेबल है। तो चले मैं इसको जो है ना यहाँ भी ठीक कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये मैच हो जाए कि जनाब अगर फर्ज करें हमारे पास जो है वो ये 870 रिसीवेबल है, तो ये जो नेट रिसीवेबल हमारे इतने आ जाएंगे। अब ये 870 रिसीवेबल जो थे हमारे पास, 8,70,000 जो हमारे पास रिसीवेबल है, हमने इन सब की एज चेक करनी है। हम सेल कंटिन्यूस कर रहे हैं, हमने देखा कि इसमें से जो है ना वो 450,000 जो ऐसे हैं जो कि हमारे पास जो है अभी ड्यू नहीं हुए। हमने कहा बेशक ये ड्यू नहीं हुए, लेकिन हमारे एज पर हमारी प्रैक्टिस हमें लगता ये है कि इसमें से तकरीबन जो है 1% लोग हमें पे नहीं करेंगे। हिस्ट्री हमारे पास है, और वो अमाउंट जो कि 30 डेज से गुजर चुकी है, और उसको जो है 1 से लेकर 30 डेज ओवर ड्यू है। मतलब ये कि ओवर ड्यू मतलब है कि अब टाइम गुजर चुका है, 1 से लेकर 30 डेज पास ड्यू। मतलब उसने फर्स्ट ने 2 महीने पे करना था, उसने पे नहीं किया। अब वो पे करने का जो टाइम था वो अमाउंट 30 डेज ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से और कम हो जाएंगे। हम समझेंगे 5% लोग जो है अब इसमें से हमें पे नहीं करें। इसी तरह से जो ओवर ड्यू हो गए, 31 से 60 डेज ओवर ड्यू हो गए, पास ड्यू हो गए, अब उनके चांसेस और भी कम हो गए। हो सकता है कि वो हमें इसमें से तकरीबन जो है वो 12% हमें बंदे जो है वो लोग जो है वो पे ना करें। और वो जो है वो जो ओवर ड्यू हो गए हैं, कितने 61 से लेकर 90 डेज के लिए ओवर ड्यू है, उसमें हमारा